नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसका पहला क्वेश्चन है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो दीपोर व्हील वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, लेकिन दो क्वेश्चन बनने की संभावना इसके क्वेश्चन से ही है। एक तो ये कि दीपोर व्हील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो असम में, और ये क्या है, रामसर स्थल है। ठीक है। अच्छा, रामसर स्थल के बारे में और हम क्या जानते हैं? सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि 1971 में 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ है, लेकिन लागू इसको कब किया गया? तो लागू किया गया था 1975 में। शायद यहाँ नहीं लिखा हूँ क्या? हाँ लिखा हूँ। तो कार्रवाई इसकी जो लागू जो किया गया 1975 से किया गया है। भारत क्या संस्थापक सदस्य रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत इसमें 1982 यानी 1982 में शामिल हुआ था, इसलिए संस्थापक सदस्य नहीं रहा है। अच्छा, एक फैक्ट और भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है लगातार 1997 1997 से। ठीक है, 2 फरवरी ही क्यों? इसलिए क्योंकि 2 फरवरी 1971 से ही रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर ये पता है जगह का नाम है, ईरान, उत्तरी ईरान, कैस्पियन सागर के पास जब देखेंगे ईरान की सीमा, तो वहाँ पर आपको रामसर दिख जाएगा मैप में। अच्छा, और कुछ बचा क्या? हाँ, अभी रामसर स्थल कितना है? जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 2 दिन पहले ही, 2 या 3 दिन पहले ही एक और रामसर स्थल घोषित किया है। पहले 48 हो गया था, पहले 42 था, 4 फिर एक साथ हो गया, फिर 48 हो गया था, लेकिन अब 49 है, यानी 50 में एक कम है। तो 49 नंबर कौन हो गया? क्योंकि यही तो महत्वपूर्ण होता है। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये 49वां हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, हैदरपुर रामसर स्थल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में ये है। पहले 50 था, फिर 2 बढ़, फिर मतलब 52 हो गया, अभी 53वां है। तो 53वां कौन सा है वो ध्यान रखना है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 52 नंबर का कौन था? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान में था। और श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व 51वां नंबर का था, और ये तमिलनाडु में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता ही है कि ये बिहार में है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कौन सा बाघ जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य राजस्थान में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन हैं? तो नया सदस्य देश शामिल इसमें है बांग्लादेश और उरुग्वे, और संयुक्त अरब अमीरात भी है। तो तीनों है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ब्रिक्स से तो आपको पता है ना कि प्रत्येक लेटर से एक एक देश का नाम है। यहाँ पर ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश हैं ब्रिक्स में। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जे वेंकट रामू बनाए गए हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। वैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब से हुई है? तो 1 सितंबर 2018 से शुरू हुई है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा देखिए, वीडियो अगर लंबा होगा ना तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा। वैसे तो स्पीड आप बढ़ा ही रहे होंगे, लेकिन मतलब वैसे ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, चूंकि रिलेटेड फैक्ट बता रहा हूँ तो 2-4-5 मिनट चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है श्री बाबू राम को। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे मन में, अशोक चक्र ये किसे दिया जाता है? सैन्य और असैन्य यानी साधारण नागरिक दोनों को दिया जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या मैं बता ही दिया फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत एवं विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। तो सुमेलित कर देते हैं। इंद्र तो आपको पता ही होगा, रूस के साथ होने वाला युद्धाभ्यास है, भारत और रूस के साथ। और जायद तलवार भी आपको याद होगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और भारत के साथ होता है। जायर अल बहर जरूर याद रखिए, कतर के साथ। अब गल्फ पर्सियन गल्फ में देखेंगे तो कतर एक छोटा सा द्वीपीय देश जैसा दिखेगा। तो जायद अल बहर उसी के साथ युद्धाभ्यास होता है भारत का। और ब्रज प्रहार ये अमेरिका के साथ होता है। एक युद्धाभ्यास नाम से भी युद्धाभ्यास होता है अमेरिका के साथ, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की थी, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु, हेतु में ये तू ऐसे होगा, हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो उत्तर प्रदेश के महोबा से किया गया था, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस चीज़ से संबंधित है?
तो मुफ्त गैस सिलेंडर जो बीपीएल परिवार हैं यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले, उनको मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने से संबंधित है। ठीक है, और ये इस योजना का पार्ट 2 महोबा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। गरीबी रेखा की जब बात कर रहे हैं तो आपको ही पता है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत गरीबी रेखा से संबंधित समितियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखिए मैं आपको, अच्छा एक बात तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे देश में गरीबी का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, और उन्होंने लगाते हुए बताया कि 16 से 35 रुपये, मतलब कहीं पर 16 मिलता है, कहीं पर कुछ और मिलता है, इसलिए मैंने एक रेंज के हिसाब से बता दिया आपको। 16 से 35 रुपये प्रति वर्ष इनकम था जब दादा भाई नौरोजी ने मेजरमेंट किया था भारतीय लोगों का। ठीक है, इसके बाद आज़ादी के बाद नीलकांत डांडेकर और बीएम रथ फार्मूला आया गरीबी रेखा से संबंधित। फिर वाईके अलग समिति आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद फिर लकड़वाला समिति आया है, ये भी गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित है। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति, और लास्ट में फिर सी रंगराजन समिति आया था, जिन्होंने ये बताया कि मतलब इन्होंने मासिक उपभोग के आधार पर गरीबी निर्धारण किया था। बोला कि गांव में अगर 972 रुपये प्रति महीने 972 रुपीज़ पर मंथ अगर कोई खर्च कर पा रहा है, मतलब ये रेखा रहेगी, इससे कम होगा तो बीपीएल परिवार में आएगा, इससे ऊपर होगा तो एपीएल होगा। और शहरी क्षेत्रों में उपभोग कितना होना चाहिए एक महीने में? 1407 रुपये। ये है, अभी नया भी कुछ बना है शायद, इस पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, इसलिए मैं बोलने से बच रहा हूँ। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 122वां स्थान प्राप्त हुआ है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को छोड़ करके बताना है, तो 33 है, और सीजेआई को मिला के अगर पूछता है तब कितना बताते? 34, जो कि विकल्प डी में है। तो सीजेआई को छोड़ के 33, सीजेआई को मिला करके 34। नेक्स्ट है, अच्छा जब बना था सुप्रीम, मतलब आज़ादी के समय कितने थे ये आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मतलब सीजेआई को मिला करके कितने थे ये आप मुझे बताइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 7 था क्या? आप मुझे करेक्ट करके बताइए क्या 7 था या नहीं था। तो तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो 5वां जो न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है ये रूस के सहयोग से किया जा रहा है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, आपको एक ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इससे संबंध अगर साइंस के डायमेंशन, फिजिक्स के डायमेंशन से अगर देखें तो इससे एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है ना कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना है। सिर्फ नाभिकीय विखंडन, अब अगर आप टिक लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा हो तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, क्योंकि उसमें आपको पता है ना D2 यानी कि जो भारी जल होता है उसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अच्छा, ये पॉइंट तो देखिए एक क्वेश्चन इसके मतलब क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बनेगा, मिलान करने के लिए दे देगा कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में एक और है, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में ही तो है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो पहला यानी फर्स्ट जैसे ही बोला तो महत्वपूर्ण हो गया, और ये छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है एलिफेंट रिजर्व। छत्तीसगढ़ में ये गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य के बारे में भी हमने देखा था, जो कि 53वां देश का 53rd टाइगर रिजर्व ये बन गया है। ठीक है, 52nd कौन था? राजस्थान का है, क्या नाम था? रामगढ़ बिसधारी बाघ अभ्यारण्य से नाम था। अब हाथी के बारे में बात कर रहे हैं तो दो बेसिक बात याद कर लेते हैं। आपको पता है कि देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है 1992 से, और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अभी बाघ के बारे में ये चीज़ देखा था, तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित क्या लिखा हुआ है? रेनेगेड्स वॉर इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? जरूर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं है। फिर भी रेनेगेड्स बॉर्न इन यूएसए पुस्तक के लेखक कौन है? 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, तो दोनों ने मिलकर के लिखा है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो 70 वर्ष तक के आयु सीमा के जो व्यक्ति होंगे वो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ये केरल में बनेगी, विकल्प सी इसका सही आंसर है। केरल से संबंधित कई फैक्ट हमने देखे थे, चलिए अब नेक्स्ट जब आएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? यहाँ पर वाहक होना चाहिए।
तो भारतीय ध्वज वाहक टेक चंद थे। और क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कि जो भारतीय ध्वज वाहक थे ओपनिंग सेरेमनी के समय टेक चंद किस खेल से संबंधित थे, तो जैवलिन थ्रो से संबंधित थे। जैवलिन थ्रो से आपको एक बात तो याद आ ही रहा होगा, ये तो पैरालंपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो ओलंपिक गेम हुआ वो भी टोक्यो में ही हुआ है। तो उसमें एक ही गोल्ड मेडल मिला है भारत को और इसी गेम से मिला है जैवलिन थ्रो। किसने दिलवाया था? नीरज चोपड़ा। अच्छा, दो नया गेम भी, अरे इसका आंसर तो बी हो गया, तो हो गया एक दो। अब साथ साथ वाला फैक्ट देख लेते हैं। जैसे दो नया गेम जोड़ा गया है इस बार के पैरालंपिक में, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। ताइक्वांडो बोलते हैं, ताइक्वांडो, ठीक है। पहला पदक पैरालंपिक में किसको मिला था? भाविना वेन पटेल ने भारत को पहला पदक दिलाया और टेबल टेनिस खेल से संबंधित ही है। नेक्स्ट मिलान करना है तो डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं। फाम मिन चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। मिन आंग हलिंग ये कहाँ के हैं? ये म्यांमार के प्रधानमंत्री। अरे मिन आंग हलिंग पता है, प्रधानमंत्री तो अभी बने हुए, लेकिन सैन्य, वहाँ के सैन्य सेवा के प्रमुख ही हैं, वहाँ तख्ता पलट हो चुका है ना। इब्राहिम रईसी तो ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। और इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक बार फिर से बोल दूँ क्या? फिर से बोल देता हूँ। फाम मिन चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री, मिन आंग हिलिंग म्यांमार के प्रधानमंत्री, इब्राहिम रईसी ईरान के प्रधानमंत्री, इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ये पता है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये महात्मा गांधी को मिला है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि कहीं ये तो कब के, मतलब एक तरीके से स्मृतिशील हो गए हैं महात्मा गांधी जी, तो ऐसा मत कि इन्हीं को मिला है। वहाँ एक सांसद ने बात उठाया था कि गांधी जी को मिलना चाहिए, तो फिर मान लिया वहाँ के संसद ने, सीनेट। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? तो HDFC बैंक ने शुरुआत की, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 10वां है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट, भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जब तक ये गगनयान लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक ये घूमता रहेगा, इसलिए इसको गौर से ध्यान से देख लीजिए ताकि आगे और मेहनत ना करना पड़े। GSLV Mk3, ठीक है। आपको पता है जो पहला आर्यभट्ट उपग्रह भेजा गया था वो भी कौन से प्रक्षेपण है? कॉस्मॉस M3 नाम से भेजा गया था, मतलब प्रक्षेपक वाहन जो था उसका नाम था कॉस्मॉस M3, और यहाँ पर भी है GSLV Mk3। तो ऐसे करके कनेक्ट करके थोड़ा सा याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो क्रिस गेल हैं, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट इधर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो जायकोव डी को दी है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। इतना न्यूज में है लेकिन एग्जाम में मैं देख रहा हूँ जो भी हो रहा है पूछ नहीं रहा है ये, लेकिन हर सेट में मिल जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो SBI ने डल झील पर फ्लोटिंग ATM खोला है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? तो अगस्त महीने के लिए संभाला था ना, हाँ विकल्प सी में अगस्त महीने के लिए संभाला था। सुरक्षा परिषद के बारे में तो आपको पता है ना कि UN के 6 प्रमुख अंग हैं, उसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद, ठीक है। आपको ये बात जरूर, अगर आपने मेंस का पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये बात कि UN चार्टर का आर्टिकल जो 23 है उसमें UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना के बारे में बताया गया है, और उसी में ये बात लिखा हुआ है कि 5 स्थायी सदस्य होंगे, 10 अस्थायी सदस्य होंगे, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और भी कुछ बातें लिखी हुई है, मैं उसमें से इंपॉर्टेंट बता दिया सिर्फ यहाँ पे जो आते हैं अक्सर पीटी एग्जाम में। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेक्षु, फिर से पढ़ रहा हूँ, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेक्षु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान में बना है ये। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मांगदेक्षु जल विद्युत परियोजना किस देश की है? तो भूटान की है, और भारत की मदद से तैयार हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो भूटान है। तो देखिए भूटान से दो न्यूज हो गया। नेक्स्ट है, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है?
तो वियतनाम में कर रहा है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और वहीं पर आप मैप में देखेंगे गल्फ ऑफ टोंकिंग मिलेगा और हैनान आइलैंड भी वहीं पे आसपास मिलेगा। हैनान आइलैंड पे चाइना का वैसे मतलब प्रशासन है। नेक्स्ट है, तो मिलान करना है तो सीधा सीधा मिला करके बोल देता हूँ। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय से संबंधित हैं। अच्छा ये नया वाला है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। अनुराग सिंह ठाकुर किससे है भाई, ये सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्रालय से संबंधित है। तो इतना ही बात था। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय से संबंधित, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। पशुपति पारसनाथ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से संबंधित है, ये भी छूट गया था। अनुराग सिंह ठाकुर ये सूचना एवं प्रसारण खेल एवं मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान के साथ किए हैं, विकल्प ए इसका सही आंसर है। जापान के जब भी बात करें तो 5-6-7 फैक्ट तो याद आ ही जाना चाहिए। अच्छा आपको ये तो पता है ना, जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। जापान पे ही एनु जनजाति है। जापान 4 द्वीपों पर है, मतलब मुख्य रूप से 4-5 द्वीप पर है, तो उसमें से 4 द्वीप का नाम हमेशा लिया ही जाता है। एक है होकाइडो, फिर है होन्शु, फिर है शिकोक्यू, फिर है क्यूशु। और इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। होन्शु पे ही राजधानी है किसकी? जापान की। क्या नाम है? टोक्यो। टोक्यो किस नदी किनारे है? अस्कावा नदी किनारे है। और इसी होन्शु पर ही आपको कांतो का मैदान मिल जाएगा, जो एग्जाम में पूछता है। मैप में दिखता नहीं है, लेकिन गूगल करेंगे तो आपको कांतो का मैदान दिख जाएगा। और कितने फैक्ट हो गए? 5-6 तो हो ही गए होंगे, और देख लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये जापान है, अगर इधर से ऐसे ये अगर जापान है तो इधर से एक धारा चल रही है और एक इधर से धारा आ रही है। धारा मतलब समुद्री धारा। तो इस नीचे वाले को बोलते हैं क्यूरोसिवो जलधारा या काली जलधारा। हाँ, ये गर्म वाला जलधारा है। और ऊपर से जो आ रहा है ओयासिवो जलधारा है। ओयासिवो ये ठंडी जलधारा है। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया। 7-8 तो हो गए होंगे, 1-2 और देख लें क्या? अच्छा हाँ चलिए, यहाँ एक है पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं ना, क्या नाम है? ओसाका। ओसाका शहर है, ये भी होन्शु द्वीप पर ही है। अच्छा 2 बम गिरा था ना नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो हिरोशिमा पर गिरा था तो वो कौन से? वो भी होन्शु द्वीप पर है। और नागासाकी जो है क्यूशु द्वीप पर है। तो ये ध्यान रखना है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अब पहले किस पे गिरा ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप बताइएगा दोनों में से पहले किस पे गिरा है, हिरोशिमा पर कि नागासाकी पर? ठीक है, 10 पॉइंट तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में 4 खेल शामिल किए गए हैं और पैरा ओलंपिक में 2 खेल शामिल किए गए थे। ये 4 खेल कौन से हैं मैं बता देता हूँ। कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, 2 उसका भी याद आ रहा है, लेकिन अभी बताऊंगा सब कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बस 4 सिर्फ याद रखिए। कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, ये 4 खेल टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। ये मंत्री भी हैं भारत सरकार के। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई है। ठीक है, और अच्छा गुजरात संबंधी एक पता है, बहुत ही शानदार एक फैक्ट आ रहा है अभी। नीमाबेन आचार्य ये भारत की पहली महिला विधानसभा स्पीकर हैं शायद। तो नीमाबेन पटेल का नाम भी याद रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो अकाली दल के चिन्ह पर किया था। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। तो ये ऐसे शब्द का भाषण में प्रयोग करते हैं, अगर इनका भाषण आप सुना होगा तो आपने। भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? तो ये हैदराबाद और पुणे में स्थापित कर रही है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? तो शिरीषा बांदला बन गई है। नेक्स्ट, शिरीषा बांदला। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? तो लिवरपूल को हटा दिया गया है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो बेंगलुरु मेट्रो ने स्वीकृत किया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा बेंगलुरु से याद आना चाहिए कि वहाँ इसरो का हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी वहीं। नेक्स्ट है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डेटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो युक्त धारा पोर्टल तैयार किया। अच्छा इसरो के बारे में तो अभी देख ही लिया, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को
हुई है और हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। एक फैक्ट और इसमें जुड़ गया, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोबा महोत्सव। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है, तो अमिताभ बच्चन का पीके जो पिक्चर आया था ना, अमिताभ बच्चन का था, नहीं नहीं नहीं, वो तो पिंक था, ये पीके पिक्चर आमिर खान का था, उसी को शामिल किया गया। नेक्स्ट है भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्वल पार्क कहाँ है, तो ये चमोली उत्तराखंड में, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य पूछे तो गुजरात है। एफडीआई सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में आया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। सबसे ज़्यादा किस देश से आया, तो सिंगापुर। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा अमेरिका रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन हैं, तो सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। आपको पता ही कि आईएसएफआर रिपोर्ट जो होता है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये प्रत्येक 2 साल में आता है। पूरा जो वनावरण वृक्षावरण जो दोनों है हमारे देश में अभी 24.56% है, इंग्लिश में कहूँ तो 24.56% है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत, 6.8%। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, मार्च तक अगर 1,000 नहीं होगा तो चैनल बंद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है, तो आईआईटी मद्रास है। ठीक है, अच्छा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसको NIRF बोलते हैं शॉर्टकट में, तो शुरू कब से हुआ है, सितंबर 2015 से शुरू हुआ है। ठीक है, 14 में मोदी जी आए थे और 15 से ये सब शुरू हुआ है। पता है 5 मापदंड पर सभी विश्वविद्यालयों, अभी पिछले वर्ष तो 2018 से तो शायद ये निर्णय कर दिया गया कि सबको शामिल होना ही होगा, सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन को, तो इसमें 5 क्राइटेरिया बनाया गया है। अब 5 क्राइटेरिया जो बनाया गया है वो 5 देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं लेकिन मैं ही भूल गया हूँ। परसेप्शन 5वां है, एक याद आया, और क्या रहा ये पता नहीं कि क्या है ये, रिसर्च प्रोग्राम एंड प्रोसेस कुछ ऐसे करके है। 11 श्रेणियों में रैंकिंग दिए जाते हैं, ये मुझे पता है। चलिए अभी नेक्स्ट में देखूंगा तो 5 को पूरा अच्छे से लिखूंगा, बस 5 मापदंड है, ये ध्यान रखना है। बस इतना ही था, थैंक यू। आप अगर मेरी शैली में अगर किसी और चीज़ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और पूरी तरह अमल में लाऊंगा। थैंक यू।